नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कैंसिल हुआ एग्जाम, अब क्या है आगे का प्लान, इसमें आपका स्वागत है। कोरोना काल में सरकार ने छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा को अब राज्यों में भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस फैसले से छात्रों को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि उन्हें मार्क्स किस आधार पर दिए जाएंगे। और देश के ज़्यादातर कॉलेजों में दाखिले 12वीं के नंबरों के हिसाब से होते हैं, तो अब जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया में भी क्या बदलाव होगा। क्या जो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, क्या वहाँ पर भी अब कुछ बदलाव होगा। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अब क्या वहाँ पर भी कुछ नियम कानून बदलेंगे, क्योंकि अब ये पूरा पैटर्न यहाँ पर बदलेगा असेसमेंट का। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त छात्रों के मन में होंगे और उनके पेरेंट्स के मन में होंगे कि आगे अब बच्चों का भविष्य 12वीं के बाद का क्या होगा। इसी पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे अपने दो खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों ने सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सारे कयासों, सारी कंफ्यूजन को एक झटके में दूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस साल सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया है। एक तरफ जहां इन शब्दों से छात्रों, उनके अभिभावकों और यहां तक कि स्कूलों और टीचरों को राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ कई जरूरी सवाल फिर से खड़े कर दिए। बच्चों का यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे होगा और एग्जाम के ना होने पर बच्चों को किस आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जानकार मार्क्स से जुड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक सरकार बच्चों को मार्क्स देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के तीसरे फॉर्मूले को अपना सकती है, यानी 12वीं के रिजल्ट का आधार 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट हो सकता है और इसी असेसमेंट के आधार पर 12वीं का रिजल्ट जारी हो सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर कोई छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसे एग्जाम देने का मौका भी दिया जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब देश में कोरोना के हालात पूरी तरह से काबू में आ जाए। लेकिन एक तरफ जहां सरकार का एग्जाम ना कराने का फैसला छात्रों और उनके अभिभावकों को भले ही फौरी तौर पर राहत देने के लिए काफी हो, लेकिन अब उनके सामने उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और ये सवाल है यूनिवर्सिटी में दाखिले का। छात्रों को अब ये परेशानी सताने लगी है कि क्या उन्हें उनकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा और अगर हाँ तो कब और कैसे। कुछ हद तक जानकार छात्रों के इन सवालों का जवाब देने की भी कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक 9वीं, 10वीं और 11वीं के इंटरनल असेसमेंट में कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा देना चाहता है तो उसके लिए भी हालात के सुधरने का इंतजार करना होगा। ऐसे में रिजल्ट अगस्त से पहले आना संभव नहीं है और कॉलेजों में एडमिशन का प्रोसेस अक्टूबर-नवंबर तक खींच सकता है। यानी साफ है कि रिजल्ट देर से आएंगे तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के एंट्रेंस एग्जाम भी देर से ही होंगे। उम्मीद ये भी की जा रही है कि बच्चों को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे और अगर ऐसा होता है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की कट ऑफ भी ज्यादा हो सकती है। अभी तक की बातों से एक बात साफ हो जाती है और वो ये कि बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए ज्यादा वक्त मिलने वाला नहीं है। ऐसे में बच्चों को टाइम के हिसाब से अपना प्लान बनाना चाहिए। बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी तैयारी में अभी से जुट जाएं और एंट्रेंस एप्लीकेशन प्रोसेस को समझें। इसके लिए बच्चे अपने माता पिता और करियर काउंसलर की मदद ले सकते हैं। जो छात्र विदेशों में पढ़ना चाहते हैं उन्हें कॉलेजों से बात करनी चाहिए। सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षाएं रद्द कराने का फैसला लिया, लेकिन 12वीं के बाद असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि अब बारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिले की आ गई है। ऐसे में ये देखना होगा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी दाखिले में कुछ नरमी दिखाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, और हमारे साथ परवीन मल्होत्रा हैं, डायरेक्टर करियर गाइडेंस।
आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी इस चर्चा का मकसद ये है कि हम बच्चों को और उनके माता पिता को ये बता पाएँ, समझा पाएँ कि 12वीं के बाद उनके बच्चों का फ्यूचर कैसा होने वाला है और उस लिहाज से उनको क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल विक्रम सिंह जी आपसे ये होगा कि अब 12वीं के बाद पढ़ाई के दो हिस्से होते हैं आमतौर पर। एक तबका वो होता है बच्चों का जो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेता है ग्रेजुएशन के लिए, उसके बाद उनको आगे की पढ़ाई करनी होती है, पीजी करना होता है। एक तबका ऐसा होता है जिनको 12वीं के बाद अपना प्रोफेशन चुनना होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज में वो जाते हैं और अपने अपने चॉइस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग प्रोफेशन को चुनते हैं। तो मैं अब आपसे पहला सवाल उन बच्चों के लिए पूछना चाहता हूं जो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि अब तो सीबीएसई का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और राज्यों में भी अब अलग अलग बोर्ड के एग्ज़ाम अब कैंसिल होने शुरू हो गए हैं, तो आप ज़रा बताएं सर कि हायर एजुकेशन में के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कोई दिक्कत आने वाली है बच्चों के सामने? आपका पहला टेक इस पर क्या होगा सर? मृत्युंजय जी, मुझसे ज्यादा बच्चे आश्वस्त हैं। जितने बच्चों से मैंने बात की है जो 12वीं के हैं, सब बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। और प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि जो चीज हम आप नहीं जानते हैं वो जानते हैं बच्चे। क्योंकि जहां पर ये त्रासदी आ चुकी है, जो बच्चे कहते थे कि हम परीक्षा देने जाएं और संक्रमण लेके हम घर आ जाएं, अपने माता पिता अभिभावक के लिए हम खतरा पैदा कर दें, तो एक खतरा जहां ये टल गया है, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लेवल प्लेइंग फील्ड, शायद उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा। लेकिन जहां तक आपकी परीक्षा का निर्धारण, बच्चों का मूल्यांकन है, सबसे पहले जैसे कि इस परिस्थिति में यह है, पहले हम जीवित रहें। जीवित रहेंगे, उसके बाद हम अपना स्वस्थ चयन कर सकते हैं। अब चयन की जो संभावनाएं हैं उसमें मुझे ये जैसे शिफ्ट ऑफ गियर्स होता है, जैसे गियर शिफ्ट करते हैं, उसी तरीके से वो जो कल तक प्रासंगिक था आज बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया है। अब हमको ये देखना है कि हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेकर के, और विदेशों में तो केवल ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन होता है, सैट, जीमैट, जीआरई, टोएफल, और इसके अलावा भारत में भी कैट हमारा जो होता है एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो हमको जो गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, उसकी जो तैयारी होती है उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन जो मेरी एक रिजर्वेशन है मृत्युंजय जी, वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर हमने इंटरनल असेसमेंट के ऊपर, इंटरनल सेमेस्टर्स के ऊपर, इंटरनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने असेस कर दिया, तो प्रत्येक विद्यालय, एक ही जनपद में जो अलग अलग विद्यालय हैं, वहां पर अलग अलग मूल्यांकन संभव है। तो किस प्रकार हम करेंगे? लेकिन इसका समाधान ये मृत्युंजय जी, जब यूनिवर्सिटी में बच्चा जाएगा, चाहे कहीं पर भी जाए, तो यूनिवर्सिटी के अपने ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी टेस्ट और जो हमारा परीक्षा हो सकता है, उसपे वो लेवल प्लेइंग फील्ड बच्चों को मिल जाती है। बच्चों की एक चिंता है कि जो अच्छे कॉलेजेस में हम जाना चाहते थे, जैसे सेंट स्टीवंस है, जेवियर्स है, हम वहां कैसे जा सकते हैं? वहां तो पहले ही कट ऑफ 100% होता है। लेकिन बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर 100% भी है, आप मान के चलिए, तैयारी पूरी रखिए, वहां के जीडीपीआई में और वहां के एंट्रेंस टेस्ट में आप उतना ही अच्छा करेंगे जितना आप अपने बोर्ड की परीक्षा में करते थे मृत्युंजय जी। ठीक है। ये आपने कहा कि बच्चे, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जान है तो जहान है और सेहत की रक्षा करना सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन मैं सर आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की और ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय है इस वक्त, और ये बड़ा एक चैलेंज भी होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हायर एजुकेशन में, स्ट्रेट क्वेश्चन सर, कि चूंकि अब ये एक पैंडेमिक है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और इसीलिए इस तरह के फैसले लिए गए हैं एग्जाम कैंसिल करने के, तो क्या अब यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने एडमिशन की प्रक्रिया में बदलाव करने चाहिए? अब चूंकि नंबर का आधार पता नहीं कितना जेन्युइन होगा, वहां पर अलग अलग स्कूल अलग अलग नंबर देंगे, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ में भी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए क्या सर, ताकि बच्चों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाए और एक ट्रांसपेरेंट एवोल्यूशन हो पाए? बहुत अच्छा विचार और परामर्श एग्जाम के लिए रादर देन कट ऑफ। जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी आपकी बातों को सुन रहा होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर अमेरिका में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जर्मनी में सब इसी प्रकार से एक अपना इंटरनल टेस्ट का उनकी दिशा और दशा बिल्कुल अलग होती है, हमें भी उसको पूरी तरीके से परिवर्तन और रूपांतरण करना होगा। वही कल तक जो प्रासंगिक था अब बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुका है। तो सभी यूनिवर्सिटीज को अपने टेस्ट को एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी जैसे कि हमारी अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में होता है,
कि बच्चों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए और उनका मूल्यांकन पारदर्शी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और ऐसा क्लिष्ट न हो जिसकी तैयारी हमारे बच्चे 90 दिन में न कर सकें। इसलिए ये आवश्यक है कि ऐसे मानक तैयार कर लिए जाए क्योंकि जो कल तक हम कट ऑफ मार्क्स निकालते थे वो अब संभव नहीं है। रिटन टेस्ट हम बोले क्योंकि बच्चे जिस चुनौती से गुजरे हैं, जाहिर है कोर्स पूरा नहीं हुआ है। तो उस प्रकार के परीक्षा पत्र और उस प्रकार के परीक्षण ऑनलाइन हो, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि विधिवत पेपर्स एग्जामिनेशन हॉल में ऑनलाइन परीक्षण दे दें। अगर सारे विश्व में संभव है तो भारत में भी संभव है। और मृत्युंजय जी, आपने इसको पहले करके दिखाया है। जब पिछला संक्रमण आया था तो आपने ऑनलाइन इम्तिहान, ऑनलाइन मूल्यांकन आपने सुनिश्चित किया था और बच्चे उसमें बड़ा खरे उतरे। अधिकांश यूनिवर्सिटी उसको करने में सफल हुए। अब समस्या कहां आएगी? जहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चा टेक्नो सेवी नहीं है, वहां पे ये फिर आएगी। अब उसका समाधान कैसे होगा, वो अगर समय रहा तो उसके बारे में मैं फिर बताऊंगा। बिल्कुल सर, ये आपने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल एक ये होना चाहिए कि अब चूंकि यहाँ पर बदलाव हुआ है तो आगे की पढ़ाई के लिए भी जो एडमिशन की प्रक्रिया है उस पर बदलाव होने चाहिए और एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए ताकि सारे बच्चों को बराबर का मौका मिल पाए। अब मैं आपसे प्रवीण मल्होत्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैम कि आप जरा बताएं कि प्रोफेशनल एजुकेशन पर इस फैसले का क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि 12वीं का एग्जाम इस मायने में भी बेहद अहम माना जाता है कि 12वीं के बाद बच्चे अपने कैरियर का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो आप जरा बताएं कि अब चूंकि ये तो एग्जाम कैंसिल हो गया, अब असेसमेंट किस आधार पे होगा, अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन आप प्रोफेशनल एजुकेशन पर इसका क्या फर्क देख रही हैं, क्या असर देख रही हैं? नमस्कार। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल एजुकेशन की जहां बात है वहां ये बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी, क्योंकि अभी भी जब पेंडेमिक नहीं था तब भी अगर आपको इंजीनियरिंग में दाखिला लेना था या मेडिसिन में दाखिला लेना था या लॉ में दाखिला लेना था, तो हर चीज के लिए, मास कम्युनिकेशन में दाखिला लेना था तो हर चीज के लिए उनका उचित एंट्रेंस टेस्ट होता था, वेदर इट वाज जेईई और नीट और क्लैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस तो इन एंट्रेंस टेस्ट को ही दिया जाता था, जो स्कूल के कट ऑफ मार्क्स जिसका बहुत सिग्निफिकेंस था एक वक्त पर, वो अब पिछले कुछ सालों में बहुत कम, वैसे ही कम किया गया है। तो उसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके क्लास 12 के जो मार्क्स हैं, अब ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको चाहिए कि भाई 99.4 है कि 99.2 है, तब आपका एसआरसीसी में होगा कि नहीं होगा वगैरह वगैरह। लेकिन जहां प्रोफेशनल कोर्सेज की बात आती है वहां तो एंट्रेंस एग्जाम में आप कैसे परफॉर्म करते हैं, या जीडी और पर्सनल इंटरव्यू अगर कुछ कुछ कोर्सेज के लिए होता है तो उसमें आप कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। ये हुई नंबर 1। दूसरी बात कि अगर आपको एक प्रोफेशनल करियर में जाना है, कोई भी फील्ड, फिर वो इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, लॉ हो, कुछ भी हो, आपको आने वाले दिनों में इन द नॉलेज एरा एंड नॉलेज इकोनॉमी आपको आगे पढ़ाई करनी ही होगी। आपकी बैचलर्स लेवल की पढ़ाई ये डिटरमिन नहीं करेगा कि आपको किस तरह का जॉब मिलता है। हाँ, छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा लेकिन प्रोफेशनल जॉब आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री लेनी ही लेनी होगी। और मास्टर्स डिग्री की जब बात आती है तो वो तो एंट्रेंस एग्जाम, एसेंशियली एंट्रेंस एग्जाम पे बेस्ड होती है। तो अगर आपको इस दौरान में बैचलर्स डिग्री आपकी पसंद की नहीं मिली तो आप मास्टर्स लेवल पर उसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है मैम, ये जो आपने बात की, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं। आपने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक एंट्रेंस की प्रक्रिया होती है और वो क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन होता है। तो वहां तो जब आप क्वालिफाई करके आपका एडमिशन होता है तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी 12वीं वाली वहां पर। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी, जैसे आपने मास कॉम का जिक्र किया, लॉ का जिक्र किया, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, इवन कि कई सारे एग्जाम ऐसे हैं जहां पर यह कहा जाता है कि 12वीं में आपको मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रक्रिया को वहां बदल देना चाहिए आप, क्योंकि इस बार तो सारा असेसमेंट का प्रोसेस अलग होगा, तो जो एक मिनिमम मार्क्स वाली बात होती थी कि 12वीं में आपके इतने नंबर होने चाहिए तभी आप बैंकिंग में एग्जाम में दे पाएंगे या कोई और एग्जाम दे पाएंगे या कोई और प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप बैठ पाएंगे, क्या इस सिस्टम को वहां पर भी बदलना चाहिए क्या,
या इस मोर्चे पर कोई दिक्कत आने वाली है क्या? करना चाहता है तो आप कौन होते हैं उसको एक मार्क्स, एक 3 घंटे की एग्जाम के बेसिस पर उसको वो अपना जिंदगी भर का करियर डिनाई करने के लिए? तो मेरे ख्याल से ये मिनिमम कट ऑफ वगैरह तो हमें निकाल देना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम अपने आप वो बच्चा कर या नहीं कर पाएगा तो वो डिटरमिन करेगा। हमारे यहाँ दो बोर्ड एग्जाम्स की अब अहमियत रही कहाँ है प्रोफेशनल कोर्सेज में? बहुत ही कम। तो हम ये डुप्लीकेशन क्यों कराते हैं कि बच्चे 12वीं के ऊपर भी 99% लाएं और IIT JEE में भी उतने ही परसेंट लाएं? तो एक टांग इधर एक टांग उधर, बच्चे के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर हम डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से एकदम ये सिस्टम को तो हमें खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि इस सिस्टम को खत्म करना चाहिए कि नंबर के आधार पर आप ये तय कर पाएं कि किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोई बच्चा अपियर हो पाएगा या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको बताने के लिए कि 12वीं के बाद का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अब डॉक्टर विक्रम सिंह जी, मैं आपसे सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अब जो असेसमेंट होगा उसको लेकर हालांकि अलग अलग बात चल रही है, फाइनल अभी होना बाकी है, लेकिन फिर भी अगर स्कूल के स्तर पर असेसमेंट होता है इंटरनल एग्जाम के आधार पर या प्रीवियस कुछ एग्जामों के आधार पर, तो क्या आपको लगता है कि अगर स्कूल अपने आधार पे असेसमेंट करेगा तो कोई स्कूल अपने बच्चों को कम नंबर क्यों देगा? क्योंकि उनको भी तो रैंकिंग दिखानी है कि भाई हमारे स्कूल ने अच्छा परफॉर्म किया। वो तो बोर्ड टांग के रखते हैं जब एग्जाम के रिजल्ट आते हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट ऐसा रहा वैसा रहा। तो एक रिस्क तो रहेगा कि कोई भी स्कूल अपने बच्चे को बहुत अच्छा मार्क्स देगा। तो ये कितना बड़ा चैलेंज आप CBSE के लिए मानते हैं कि अलग अलग स्कूल के जो रिजल्ट होंगे उसको नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा CBSE के जरिए? क्योंकि कोई भी स्कूल ये चाहेगा नहीं कि अपने बच्चों को कम नंबर दें। तो इस पर सर आपकी टिप्पणी क्या होगी? मृत्युंजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई भी स्कूल नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों को किसी से 19 रहें। कोशिश सबकी यही रहेगी कि सब बिल्कुल कुशाग्र होकर के बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ माने जाए, और बच्चे हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं भी। इन्हीं सर्वश्रेष्ठ बच्चों में चयन होना है कौन बच्चा किस क्लास में जाएगा और किस यूनिवर्सिटी में जाएगा, और उसका कोई बहुत नहीं है। हम लोगों के टाइम में मृत्युंजय जी ये था, बुक वर्म्स देखे जाते थे, लेकिन जैसा परवीन मैम ने कहा, एक 3 घंटे का इम्तिहान ये निर्णय नहीं कर सकता है कि बच्चा अच्छा है, बच्चा सामान्य है, या बच्चा बिल्कुल जो है उतना अच्छा नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि बच्चे के समग्र व्यक्तित्व के आधार पर उसके सेमेस्टर, उसके प्रोजेक्ट्स, उसके जो टास्किंग हुई है, उसके जो इंटरनल एग्जामिनेशंस हैं, इसके ऊपर इसको भी आपको मृत्युंजय जी क्वांटिफाई करना होगा। अगर हमने किसी को आउटस्टैंडिंग कहा है, 90% दिया है, तो उसके क्या कारण है और उसके क्या चीज डॉक्यूमेंटेड है जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि बच्चा 90%। दूसरी चीज में अगर हम कह रहे हैं कि बच्चा 80% है, तो इसके क्या कारण है? ये बिल्कुल इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता है। प्रिंसिपल्स और टीचर्स को ये करना होगा। तीसरी चीज ये है कि आपने कहा कि आगे जाने के लिए भी ये जरूरी है। आप अगर आज ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि स्कूलों को भी अपने स्तर पर इस तरह से प्रयास करने होंगे ताकि आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने ना आए। लेकिन अब चूंकि मामला तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन अब परवीन मल्होत्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि करीब 1 करोड़ बच्चे ऐसे होंगे 12वीं के बाद जो एडमिशन के लिए अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे CBSE में, और स्टेट बोर्ड्स को अगर हम मिला दें तो 1 करोड़ की संख्या आसपास बच्चों की आ रही है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या वो डिफरेंस जो पहले एक मेंटेलिटी होती थी कि भाई आपने कट ऑफ के आधार पर आपका एडमिशन सेंट स्टीफेंस में हो गया, किसी का नहीं हो पाया, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा कि ये कैसे इंश्योर, या फिर जो पैमाना अभी स्कूल तय करेंगे मार्किंग का, क्या उस पैमाने के पर जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो बड़े कॉलेज हैं, वो एग्री हो पाएंगे क्या, या उनको होना पड़ेगा? क्या कहेंगे इस पर? ये तो इनको होना पड़े,
ये तो जरूर उनको होना पड़ेगा। अब इसमें ये सिस्टम में कितनी ट्रांसपेरेंसी वो ला सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कितनी ला सकते हैं, ये तो देखने की बात है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, और अगर इसकी तैयारी इन्होंने पहले नहीं की कर रखी है तो एकदम इमीडिएटली उसको अप्लाई करना आसान नहीं होगा। और दूसरी एक बात कि हमारे जो बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो साल भर ढीले ढच रहते हैं, प्री बोर्ड्स को भी ध्यान नहीं देते, सिर्फ जो जी। लास्ट 2 महीने होते हैं तब वो दम तोड़ मेहनत करते हैं। तो नॉर्मल सिस्टम में ये होता है। तो अगर ये बच्चों ने ढील फरमाई साल भर, तो वो फिर उनके असेसमेंट और ग्रेड्स में रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये थोड़ी दिक्कत तो होने ही वाली है। तो मेरे ख्याल से तो जैसे अभी बात हो रही थी कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, वगैरह वगैरह, ये सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम तो होने ही वाला था, कॉल्ड सीईटी, है ना। तो इस तरह से कोई कॉमन सैट के जैसा क्यों सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, क्यों सारी कॉलेजेस के लिए आप सैट के जैसा एक एंट्रेंस एग्जाम रख ले, बेसिक सब्जेक्ट्स, एब्सोल्युटली बेसिक। अब उसमें सोशियोलॉजी, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो उसमें सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज वगैरह वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। पर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो बात आपने कही, ये 3 सब्जेक्ट। परवीन मैम, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखना चाहिए यूनिवर्सिटीज को, ये पक्के तौर पर रखना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताएं मैम कि वक्त बहुत कम है, 2-3 महीने का वक्त भी नहीं बचा है, तो अगर वहां पर एग्जाम को लेकर फिर बातचीत होती है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाए, तो ये कैसे लिया जाए? ऑफलाइन तो, चूंकि ऑफलाइन होना होता है तो सीबीएसई का एग्जाम हो जाता, तो वो तो हो नहीं रहा है। ऑनलाइन अगर होगा मान लीजिए, तो जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है ऑनलाइन एग्जाम में अपियर होने के, इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, दूर दराज के बच्चे हैं, उनके लिए फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा मैम? यहाँ पर भी तो चैलेंज होगा, इस पर क्या कहेंगे आप संक्षेप में? टाइम इस पर मैं, हाँ बिल्कुल, इस पर मैं ये कहूंगी कि किस डॉक्टर ने कहा है कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर 3-3 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम लेना है? नहीं लेना है, आप 1.5 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम ले लो। अच्छा। बिल्कुल शॉर्टन कर दो उसको एकदम, यू नो, लंबी लंबी चौड़े एनालिटिकल आंसर्स वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चे की तैयारी है तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी उतनी अच्छी तरह से कर पाएगा जितना एनालिटिकल पेपर को विस्तार वाले पेपर को कर पाएगा। तो आप ये करें। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे पास वक्त नहीं है, हम ऑनलाइन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे दिक्कत और फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और ऑफलाइन ही करना है, तो भाई अगर ऑफलाइन करना है तो आप दम तोड़ मेहनत करके 1 करोड़ to 1.25 करोड़ बच्चों को एकदम कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन देकर 28 दिन में उनको इम्यून कर दो, और उसके बाद एग्जामिनेशन कर दो 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद। अच्छा सुझाव है। और एकेडमिक सेमेस्टर को आप थोड़ा सा पीछे कर दो, सितंबर में शुरुआत हो या नवंबर में शुरुआत हो, क्या ये बहुत अच्छा सुझाव दिया मैम आपने कि सेमेस्टर को थोड़ा सा उसमें आप फेरबदल कर दो, आगे पीछे कर दो और बच्चों को वैक्सीनेट कर दो। सिंह साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर? विक्रम सिंह साहब। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन में भी ये स्कोप होता है, एनालिटिकल, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ये तीनों काम हो सकते हैं। केवल एक ही चीज जिसमें कठिनाई आ सकती है वो ये है कि गांव देहात दूर दराज के एरिया में मृत्युंजय जी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कहीं नहीं रहती है, बिजली नहीं रहती है। ये एक समस्या है जिसका समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। यूजीसी अगर एक गाइडलाइन दे देती है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा, तो उसकी चीज का समाधान बिल्कुल संभव है। और मैं शासन प्रशासन आपको इसको बधाई देना चाहूंगा कि आपने बच्चों का, अभिभावकों का मार्गदर्शन किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका, और मैम आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि 12वीं के बाद का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ताकि सारे बच्चों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाए और किसी के मन में ये मलाल ना हो कि उनका मूल्यांकन ठीक तरीके से हुआ नहीं। बहुत शुक्रिया।